पाठ 1। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। हम अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक स्थानों और अवसरों पर मन के भावों अथवा विचारों की अभिव्यक्ति के अलग-अलग साधन देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उस पर जलती अमर जवान ज्योति और वहां पर सैल्यूट करते लोग देश के अमर शहीदों की वीरता और उनके बलिदान को नमन करने के प्रतीक हैं। होठों पर उंगली रखकर शोर ना मचाने की अपील लोगों से की जाती है। हरी झंडी दिखाकर दौड़ को आरंभ करने के लिए कहा जाता है। सीटी बजाकर रेफरी खेल को रोकने के लिए कहता है। ये सब मन के भावों अथवा बातों को प्रकट करने के अलग-अलग साधन हैं। इन सब में एक समानता है कि ये सभी एक सीमित अर्थ को ही व्यक्त करते हैं। भावों की स्पष्टता इनमें नहीं होती है। ये केवल बात का मुख्य संकेत करते हैं। ऐसे सभी साधन जो मन के भावों अथवा बातों को लोगों को समझाने में सफल होते हैं, भाषा कहलाते हैं। मगर संकेतों और प्रतीकों की इस भाषा से हमारे दैनिक जीवन का काम नहीं चल पाता है। मन के भावों अथवा बातों को स्पष्ट रूप से विस्तार के साथ दूसरों को समझाने और समझने के लिए हम मुख से बोलकर या लिखकर बातों को समझाते हैं तथा दूसरे लोग उन्हें सुनकर या पढ़कर भली भांति समझ जाते हैं। राष्ट्रगान सुनकर या पढ़कर हमारे मन में देशभक्ति के भावों का सागर लहराने लगता है। अतः कहा जा सकता है, मन के भावों और विचारों, बातों को दूसरों को समझाने, अभिव्यक्त करने और स्वयं समझने के लिए प्रयुक्त संकेतों या ध्वनियों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं। इस प्रकार हमें भाषा की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति की एक व्यवस्था है। इसमें संकेत या ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह होते हैं। स्पष्ट और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना आवश्यक है। मुख से बोली या लिखी गई ध्वनियों को मिलाकर ही पहले शब्द और फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं। शब्दों और वाक्यों के द्वारा ही भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। इस प्रकार भाषा संकेतों, ध्वनि प्रतीकों, वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों की एक सार्थक व्यवस्था का नाम है। भाषा के रूप। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इनमें से सांकेतिक रूप व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है, अतः भाषा के ये 2 रूप ही अधिक मान्य हैं। 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। नमिता, आज तो मैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और सेंट्रल विस्टा देखने गई थी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट के समीप बना है और सेंट्रल विस्टा मतलब नया संसद भवन। मौखिक भाषा। नमिता को उसके मित्र बोलकर अपने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और सेंट्रल विस्टा घूमने की बात बता रही है। वह अपनी मित्र की बात सुनकर समझ रही है। इस प्रकार बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर बोली गई बात को समझना ही मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा ही भाषा का स्वाभाविक एवं मूल रूप है। इसे मनुष्य सहज और स्वाभाविक रूप से समाज में रहते हुए अपने आप सीख लेता है। एक बालक परिवार में माता-पिता और अन्य लोगों से सुनकर भाषा के मौखिक रूप को स्वयं ही सीख लेता है। इसी तरह भाषा के विकास क्रम में भाषा का मौखिक रूप पहले विकसित हुआ और लिखित रूप उसके हजारों साल बाद सामने आया। भाषण, बातचीत, वाद विवाद, कहानी कहना और सुनना तथा रेडियो पर समाचार सुनना आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखित भाषा।
नमिता ने डाक से आया लिफाफा खोला तो उसने देखा कि उसकी मित्र वनीता ने उसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और सेंट्रल विस्ता के चित्रों के साथ उनकी पूरी जानकारी भी लिखित रूप में भेजी है। नमिता ने उसे पढ़कर इन दोनों स्थानों के महत्व को समझा। इस तरह लिखकर समझाने और पढ़कर समझने को लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसके लिए किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों, वर्णों को जानना आवश्यक है। भाषा के मौखिक रूप को निश्चित और स्थायी रूप देने के लिए ही भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। भाषा का लिखित रूप ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखता है और भावी पीढ़ी तक पहुंचाता है। डायरी, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, कंप्यूटर आदि लिखित भाषा के ही रूप हैं। भाषा के 4 कौशल। मौखिक और लिखित भाषा दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं उसे सुनकर वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं उसे वैसा ही पढ़कर बोलते हैं। इस प्रकार भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने में कुशलता प्राप्त करनी पड़ती है। इन चारों कुशलताओं को ही भाषा के 4 कौशल कहा जाता है। 1. वाचन, बोलना कौशल। 2. श्रवण, सुनना कौशल। 3. लेखन, लिखना कौशल। 4. पठन, पढ़ना कौशल। कोई भी व्यक्ति निरंतर अभ्यास द्वारा इन चारों कौशल में निपुण हो सकता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति। मातृभाषा, घर परिवार में रहते हुए बोलकर सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों और जातियों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें बच्चे धीरे धीरे अपने आप ही सीख लेते हैं। यही उनकी मातृभाषा होती है। इसीलिए पंजाबी परिवार के बच्चों की मातृभाषा पंजाबी, गुजरातियों की गुजराती, केरल के लोगों की मलयालम, असमियों की असमी होती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों सहित भारत के अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा, किसी राष्ट्र में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसे संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रभाषा किसी देश के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता से पहले हिंदी सही अर्थों में देश की राष्ट्रभाषा थी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी ने ही सार्वदेशिक भाषा की भूमिका निभाई थी। हालांकि संवैधानिक रूप से भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजभाषा, किसी भी देश अथवा राज्य के कामकाज यानी शासन के लिए स्वीकृत भाषा को राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के अनेक राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही देश के अन्य भागों में हिंदी द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। संपर्क भाषा, विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में विचारों के आदान प्रदान के लिए जो भाषा एक पुल का काम करती है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है।
जबकि अपने देश भारत में विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आज वैश्विक स्तर पर भी हिंदी संपर्क की भाषा बन रही है। हिंदी के नमस्ते शब्द से आज पूरी दुनिया परिचित है। विश्व साहित्य और अन्य भारतीय भाषाओं को अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचाने में हिंदी एक सशक्त माध्यम है। हिंदी का प्रयोग देश के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। इस तरह जनसंपर्क की भाषा के रूप में हिंदी ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा निरंतर विकसित हो रही है। विश्व व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदी विश्व की संपर्क भाषा, विश्व भाषा के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। आज विश्व के लगभग सभी देशों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। मानक भाषा वर्तनी व्यवहार में एक रूपता और सरलता लाने के लिए हिंदी भाषा के व्याकरण सम्मत जिस रूप को मान्यता दी गई है उसे मानक भाषा कहते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में भिन्नता आने लगती है। शब्दों के अर्थ एवं वाक्य विन्यास में भी अंतर आ जाता है। देशव्यापी भाषा के प्रयोग में एक रूपता लाने के लिए भाषा का मानक रूप तय किया जाना आवश्यक होता है। भाषा के निरंतर विकास और प्रसार के कारण उसके वर्णों, लिपि और वर्तनी के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं, जिससे भाषा के रूप को लेकर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए मानक वर्तनी की आवश्यकता होती है। लिपि और वर्तनी के विभिन्न प्रचलित रूपों के स्थान पर किसी एक रूप का निर्धारण कर देना ही वर्तनी का मानकीकरण कहलाता है। इस मानकीकरण के अंतर्गत निर्धारित वर्तनी को ही मानक वर्तनी कहते हैं। हिंदी की मानक वर्तनी भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने निर्धारित की है। पुस्तक के अंत में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानक वर्तनी को उसके मूल रूप में दिया गया है। मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाएं स्वीकार की गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं: असमिया, बांग्ला, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है। विश्व में हिंदी ही ऐसी प्रचलित भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, अर्थात इसके उच्चारण एवं लेखन में समानता है। जैसे अंग्रेजी में वर्ण एस है और ध्वनि स है, जबकि हिंदी में वर्ण और ध्वनि दोनों ही स हैं। वर्तमान में भारत के 28 राज्यों में से 10 राज्यों की राजभाषा और क्षेत्रीयता के पुट के साथ हिंदी ही वहाँ की मातृभाषा है। नमस्ते वैश्विक स्तर पर हिंदी का सबसे अधिक प्रयोग होने और समझे जाने वाला शब्द है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 76.86% लोग हिंदी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिजी, मॉरिशस, ग्याना, त्रिनिडाद, टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, नेपाल आदि देशों में बहुतायत से हिंदी भाषा बोली जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6,48,983
मॉरिशस में 6,85,170, दक्षिण अफ्रीका में 8,90,292, यमन में 2,32,760, युगांडा में 1,47,000, सिंगापुर में 5,000, नेपाल में 8 लाख, न्यूजीलैंड में 20,000 और जर्मनी में 30,000 लोग हिंदी बोलते हैं। फिजी की राजभाषा हिंदी है। एक अध्ययन के अनुसार हिंदी विश्व की दूसरी बड़ी भाषा है और चीनी भाषा का स्थान इसके बाद आता है। अमेरिका के 47 विश्वविद्यालयों सहित विश्व के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन किया जा रहा है। विश्व में सर्वाधिक फिल्में हिंदी भाषा में बनती हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी पत्र पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं। हिंदी के शब्द भंडार में 1 करोड़ से भी अधिक शब्द हैं। आज हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। बोली सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में 10-15 किलोमीटर की दूरी में ही हल्का सा अंतर आ जाता है, किंतु उसका सामान्य रूप नहीं बदलता। इसीलिए ये कहावत प्रचलित है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। बोली में प्रायः साहित्य की रचना नहीं होती। हिंदी वास्तव में विभिन्न बोलियों से मिलकर बनी भाषा है। हिंदी की अनेक बोलियों में साहित्य रचना भी खूब हुई है। इसकी बोली ब्रज भाषा में सूरदास का सूरसागर, अवधी में तुलसीदास की श्री रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत तथा मैथिली में विद्यापति की पदावली समस्त हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। हिंदी की साहित्यिक और भाषिक परंपरा बनाए रखने में हिंदी की सभी बोलियों का महत्वपूर्ण योगदान है। खड़ी बोली सामान्य रूप से पुस्तकों में जिस हिंदी भाषा का प्रयोग होता है उसे खड़ी बोली कहते हैं। इसमें देश की विभिन्न बोलियों के शब्द समाहित हैं। हिंदी भाषा में सम्मिलित बोलियों के शब्दों की प्रधानता के आधार पर हिंदी को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। 1. पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। 2. पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3. राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी। 4. बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। 5. पहाड़ी, मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। लिपि मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित रूप का विकास हुआ। किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों के लिए बहुत सी लिखित चिन्ह होते हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा में इन वर्णों के लिखने का एक विशेष ढंग होता है, जिसे लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने की विशेष विधि अथवा ढंग को लिपि कहते हैं। संसार में प्रचलित भाषाओं को लिखने के लिए अलग-अलग लिपियां प्रचलित हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी, नेपाली की लिपि भी देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है, जिससे बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। इसी तरह अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश की लिपि रोमन है। विश्व की कुछ भाषाएं और लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा, लिपि, लिपि रूप। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू अरबी, फारसी रूसी, रूसी, मलयालम शलाका, पंजाबी गुरुमुखी, गुजराती प्रवाही देवनागरी, मंदारिन चीनी,
हाँ जी, वैसे तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है, किंतु कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। हिंदी को रोमन में लिखा जा सकता है, तो अंग्रेजी को देवनागरी में। जैसे G20 का सफल आयोजन भारत में हुआ। जेम्स इज प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान दीजिए, देवनागरी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी बाईं से दाएं ओर को लिखी जाती है। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाएं से दाएं ओर को ही लिखी जाती हैं। उर्दू भाषा की फारसी लिपि दाईं से बाएं ओर को लिखी जाती है। हिंदी की देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण एक समान होता है, जबकि रोमन, फारसी और अरबी आदि में लेखन और मुद्रण, छपाई के रूप अलग-अलग होते हैं। यूनिकोड के माध्यम से कंप्यूटर पर देवनागरी में लिखे गए लेख का अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं में सरलता से अनुवाद किया जा सकता है। व्याकरण भाषा के बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं, जो उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। भाषा के ये नियम भाषा के ध्वनि, वर्ण, शब्द, उपवाक्य, वाक्य आदि विभिन्न विभागों से संबंधित होते हैं और हमें बताते हैं कि किसी ध्वनि या शब्द का उच्चारण ठीक है या नहीं, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है आदि। व्याकरण न केवल भाषा के नियम बनाता है, बल्कि भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण भी करता है। समाज के सभ्य लोग जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, व्याकरण उसी को आधार मानकर भाषा के नियमों का निर्धारण करके व्याकरण की रचना करते हैं। समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं और उसी के अनुसार व्याकरण के नियम भी परिवर्तित होते जाते हैं। व्याकरण के नियमों से भाषा में मानकता आती है, जो भाषा को शुद्ध बनाने में सहायता करती है। अतः कहा जा सकता है, व्याकरण किसी भाषा का वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण हमें जिस भाषिक व्यवस्था का ज्ञान कराता है, उसके 3 अंग हैं। वर्ण विचार, वर्णों की रचना, उच्चारण, वर्गीकरण आदि का ज्ञान। शब्द विचार, शब्दों की उत्पत्ति, रचना, उच्चारण, वर्गीकरण, प्रयोग आदि का ज्ञान। वाक्य विचार, वाक्यों की रचना, वर्गीकरण, प्रयोग आदि का ज्ञान। साहित्य, किसी भाषा के उपयोगी ज्ञान कोश के लिखित रूप को साहित्य कहते हैं। यह साहित्य प्रायः शुद्ध, परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत भाषा में लिखा होता है। साहित्य के निम्नलिखित 2 मुख्य रूप होते हैं। क. गद्य साहित्य। ख. पद्य साहित्य। क. गद्य साहित्य। साधारण भाषा और सरल वाक्यों में लिखित साहित्य को गद्य साहित्य कहते हैं। इसमें लय, तुक, छंद आदि नहीं होते हैं। गद्य साहित्य में कहे गए विचारों एवं भावों को सरलता से समझा जा सकता है। गद्य साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, आत्मकथा, जीवनी आदि। प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, राहुल सांकृत्यायन आदि हिंदी के कुछ प्रमुख गद्य साहित्यकार हैं। इनमें प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। ख. पद्य साहित्य, लय, तुक,
छंद और अलंकार आदि से युक्त साहित्य को पद्य साहित्य कहते हैं। पद्य का सीधा सरल अर्थ है कविता। इस प्रकार कविता में जो साहित्य लिखा जाता है उसे पद्य साहित्य कहा जाता है। इसे ही काव्य साहित्य भी कहते हैं। पद्य साहित्य के भी अनेक रूप होते हैं। महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, नाट्य काव्य, स्फुट कविता, मुक्त काव्य आदि। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रहीमदास, रसखान, मीराबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र आदि हिंदी के कुछ प्रमुख पद्य साहित्यकार कवि हैं। हमने सीखा विचारों और भावों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। भाषा के चार कौशल होते हैं, वाचन, श्रवण, लेखन एवं पठन कौशल। संवैधानिक रूप से भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की सरकारी कामकाज की भाषा यानी राजभाषा है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में तेजी से विकसित हो रही है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा के एकीकृत मानक रूप को मानक भाषा कहते हैं। भाषा की एक रूपता के लिए लिपि के एक ही निर्धारित रूप को मानक वर्तनी कहते हैं। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। वर्णों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ज्ञान के लिखित कोश को साहित्य कहते हैं।